किस्मत कैसे पलटती है और झूठ कैसे हारता है, यही कहानी सिखाएगी। एक समय की बात है। राज्य का युवराज आर्यवर्धन संध्या समय महल की भोजन मेज पर बैठकर खाना खा रहा था। खाते समय अचानक असावधानी में उसकी उंगली दांतों में दब गई। तेज पीड़ा के साथ उसकी उंगली से खून निकल आया। खून की एक बूंद उसके सामने रखे सफेद चावल पर टपककर गिर पड़ी। उस दृश्य को देखकर युवराज कुछ पल स्तब्ध रह गया। सफेद चावल पर फैली लाल बूंद ने उसके मन में एक अनोखा विचार जगा दिया। माँ, मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो दूध जैसी सफेद हो और खून जैसी लाल भी। पुत्र, जो स्त्री बहुत गोरी होगी वो इतनी लाल नहीं होगी, और जो इतनी लाल होगी वो इतनी गोरी नहीं हो सकती। फिर कुछ सोचकर महारानी ने धीरे से कहा, फिर भी यदि तुम्हारा मन यही चाहता है तो तुम संसार की यात्रा करो। संभव है भाग्य तुम्हें ऐसी कन्या से मिला दे। माता की अनुमति पाकर युवराज आर्यवर्धन उसी उद्देश्य से यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था और मन में विचार गहरे। कुछ दूर जाने पर मार्ग में उसे एक रहस्यमयी स्त्री मिली। उसका नाम था विनाया। ओ नौजवान, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अपना भेद किसी स्त्री पर प्रकट नहीं करता, ये कहकर युवराज बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया और उसकी यात्रा ने एक नए मोड़ की ओर कदम बढ़ा दिया। आगे बढ़ते हुए युवराज आर्यवर्धन को मार्ग में एक वृद्ध पुरुष मिला। उसकी आंखों में अनुभव की गहराई थी और स्वर में अपनापन। बेटे, तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, आपसे मैं ये बात कह सकता हूँ। जनाब, ध्यान से सुनिए। मैं एक ऐसी कन्या की तलाश में हूँ जो दूध जैसी सफेद हो और खून जैसी लाल भी हो। बेटे, जो खून जैसी लाल होगी वो दूध जैसी सफेद नहीं होगी, और जो दूध जैसी सफेद होगी वो खून जैसी लाल नहीं होगी। फिर उसने अपने थैले से 3 सेब निकाले और युवराज की ओर बढ़ाए। खैर, तुम ऐसा करो, ये 3 सेब अपने साथ ले जाओ। इन्हें तोड़ना और देखना कि इनमें से क्या निकलता है, पर ध्यान रहे इन्हें किसी फव्वारे या पानी के पास ही तोड़ना। युवराज ने आदर से वे तीनों सेब ले लिए और आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। मन में आशा भी थी और भय भी। कुछ दूर चलने के बाद वो एक फव्वारे के पास पहुंचा। उसने पहला सेब तोड़ा। सेब के टूटते ही उसमें से एक सुंदर कन्या निकली। दूध जैसी सफेद और खून जैसी लाल। ओ नौजवान, मुझे पानी दो वरना मैं मर जाऊंगी। आर्यवर्धन घबरा गया। उसने जल्दी से दोनों हाथ पानी में डुबोकर पानी भरा और उसे दिया, पर तब तक देर हो चुकी थी। तुम देर कर गए। और ये कहते ही वो सुंदर कन्या वहीं प्राण त्याग गई। युवराज का हृदय भारी हो उठा। कुछ साहस जुटाकर उसने दूसरा सेब तोड़ा। इस बार भी एक और सुंदर कन्या निकली। वो भी दूध की तरह सफेद और खून की तरह लाल थी। ओ नौजवान, मुझे पानी दो वरना मैं मर जाऊंगी। युवराज पानी लाने दौड़ा, पर इस बार भी एक पल की देरी होगी और दूसरी कन्या भी वहीं निशब्द हो गई। आर्यवर्धन को अत्यंत दुख हुआ। उसने अपने भाग्य को कोसा और आंखें बंद कर ली। अब उसने तीसरा सेब तोड़ने से पहले ही फव्वारे से पानी भरकर अपने पास रख लिया। फिर उसने तीसरा सेब तोड़ा। उसमें से जो कन्या निकली वो पहले दोनों से भी अधिक सुंदर थी। दूध जैसी उजली और खून जैसी लाल। ओ नौजवान, मुझे पानी दो वरना मैं मर जाऊंगी। इस बार आर्यवर्धन ने एक पल भी न गवाया। उसने तुरंत उसके मुख पर पानी छिड़क दिया और वो कन्या जीवित रही। युवराज ने तुरंत अपनी शाल उतारकर उसे ओढ़ा दी। तुम इस पेड़ पर चढ़कर बैठ जाओ, तब तक मैं तुम्हारे पहनने के लिए वस्त्र और तुम्हें ले जाने के लिए एक गाड़ी लेकर आता हूँ। ये कहकर युवराज वहाँ से चला गया और वो सुंदर कन्या फव्वारे के पास लगे पेड़ पर चढ़कर उसकी प्रतीक्षा करने लगी। एक लड़की मीरा रोज फव्वारे पर पानी भरने आती थी। उस दिन भी वो फव्वारे के पास पहुंची। जैसे ही उसने मिट्टी का घड़ा पानी में डुबोया, उसे पानी में अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। परछाई देखकर उसे लगा कि ये उसका ही चेहरा है। मैं तो इतनी सुंदर हूँ, अब मैं पानी का बर्तन लेकर घर जाऊँ। और ये कहकर
उसने बर्तन तुरंत पानी से निकाल लिया और जमीन पर पटक दिया। बर्तन मिट्टी का था और जैसे ही जमीन पर पड़ा वो टूट गया। मीरा बिना पानी और बर्तन के घर चली गई। जब वो घर पहुंची, उसकी मालकिन ने उसे देखकर डांटा। ओ बदसूरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई बिना पानी लिए घर आने की, और बर्तन कहाँ है? मीरा ने एक और मिट्टी का बर्तन उठाया और फिर फव्वारे की ओर जा ले गई। जैसे ही उसने बर्तन में पानी भरा, फिर वही परछाई उसके चेहरे में दिखाई दी। मैं इतनी सुंदर हूँ और पानी का बर्तन लेकर घर जाऊँ? उसने फिर अपना मिट्टी का बर्तन जमीन पर पटक दिया। बर्तन टूट गया। मीरा फिर बिना पानी और बर्तन के घर चली गई। मालकिन ने उसे फिर से डांटा, लेकिन मीरा ने तीसरा बर्तन उठाया और फिर फव्वारे की ओर चली गई। तीसरे बर्तन में पानी भरते ही उसे फिर वही परछाई दिखाई दी। इस बार वो हंस पड़ी। मीरा ऊपर की तरफ देखने लगी। वहाँ पेड़ पर बैठी एक बहुत सुंदर लड़की थी। तो ये तुम हो? तुमने ही मेरे 3 बर्तन तुड़वाए और ये चौथा भी तुड़वाने ही वाली थी। फिर एक पल रुककर उसने उस पेड़ पर बैठी लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा। पर तुम वाकई बहुत सुंदर हो। मुझे तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। आओ नीचे आओ, मैं तुम्हारे बाल संवार दूं। पेड़ पर बैठी सुंदर लड़की नीचे उतरना नहीं चाहती थी। उसके मन में अनजाना भय था। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। पर मीरा ने जिद पकड़ ली। वो बार बार उसे नीचे आने को कहने लगी। मेरे पास आओ ना, मैं तुम्हारे बाल बना दूंगी, तुम और भी ज्यादा सुंदर लगोगी। कहते कहते उसने उसका हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती पेड़ से नीचे उतार लिया। उसने जैसे ही उसके बाल खोले, उसे बालों में लगी एक पिन दिखाई दी। अचानक उसने वही पिन उस बेचारी लड़की के कान में ठूस दी। उसके कान से खून की एक बूंद नीचे गिरी और उसी क्षण वो लड़की वहीं निःशब्द हो गई। पर जब खून की वो बूंद जमीन पर गिरी तो वो एक कबूतरी बन गई और फड़फड़ाती हुई उड़ गई। इस तरह उस लड़की को मारकर उसके कपड़े पहनकर मीरा खुद पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। कुछ ही देर बाद युवराज आर्यवर्धन गाड़ी और कपड़े लेकर लौट आया। अरे, तुम तो दूध जैसी सफेद और खून जैसी लाल थी, फिर तुम इतनी सांवली कैसे हो गई? जब सूरज निकला तो धूप की वजह से मैं सांवली पड़ गई। पर तुम्हारी आवाज भी बदली हुई लग रही है, वो कैसे बदल गई? तभी ठंडी हवा चली थी, जिससे मेरा चेहरा जम गया। इन बातों से आर्यवर्धन को विश्वास हो गया कि यही वही लड़की है जिसे वो यहाँ छोड़कर गया था। वो उसे गाड़ी में बिठाकर अपने महल ले गया। महल पहुंचकर उसने उससे विवाह कर लिया। अब वो उसकी पत्नी बन गई। उधर वो चिड़िया रोज सुबह राजकुमार के शाही रसोई घर की खिड़की पर आकर बैठ जाती। ओ शापित रसोई घर के रसोइये, तू मुझे बता कि राजकुमार इस समय उस बदसूरत मीरा के साथ क्या कर रहा है? वह खाता है, पीता है और सो जाता है। तुम्हें उनसे क्या काम? तू मुझे थोड़ा सा सूप दे दे तो मैं तुझे सोने के आलू बुखारे दूंगी। रसोइया उसे एक कटोरा भर सूप दे देता। चिड़िया सूप पीकर अपने पंख हिलाती और कुछ सोने के पंख गिरा देती, फिर वो उड़ जाती। कुछ समय बाद रसोइया सोचता है कि वह राजा के पास जाकर ये सब बात बताए। वह राजा के पास गया और पूरी कहानी सुनाई। कल जब वो चिड़िया तुम्हारे पास आए तो उसे पकड़ लेना और मेरे पास ले आना, मैं उसे अपने पास रखूंगा। मीरा ये सब सुन रही थी। अब वो जान गई कि उसने चिड़िया को छोड़ने में गलती की थी, पर अब वो क्या करे? अगली सुबह जब चिड़िया फिर खिड़की पर आई तो मीरा ने रसोइये को पीटा और चिड़िया के शरीर में लोहे की सलाई घुसा दी। चिड़िया मर गई। उसके खून की एक बूंद जमीन पर गिरी। जैसे ही खून गिरी, वहीं एक सेब का पेड़ उगाया। सेब के इस पेड़ में एक जादू था कि जो भी मर रहा हो, अगर वो इस पेड़ का एक सेब खा ले तो वो जिंदा हो जाता था। इसलिए मीरा के पास उस पेड़ का एक सेब लेने के लिए एक लंबी लाइन लगी रहती। आखिर में उस पेड़ के सब सेब खत्म हो गए और उस पेड़ पर केवल एक सेब रह गया। वो सेब उन सब सेबों में सबसे बड़ा था जो उस पेड़ पर पहले लगे थे।
सुमीरा ने सबको ये कह दिया कि अब इस पेड़ के सारे सेब खत्म हो गए हैं और अब ये आखिरी सेब मैं अपने लिए रखूंगी। रानी जी, मेहरबानी करके ये सेब मुझे दे दीजिए। मेरे पति की हालत बहुत खराब है। अगर ये सेब आप मुझे दे देंगी तो मेरे पति बच जाएंगे। अब इस पेड़ पर बस ये एक ही सेब बचा है और इसे मैंने सजावट के लिए यहाँ रखा है। लेकिन राजकुमार आर्यवर्धन ने मना किया। बुढ़िया के पति की हालत बहुत खराब है, तुमको इसे देने से मना नहीं करना चाहिए। इस तरह राजकुमार ने मीरा से वो आखिरी सेब बुढ़िया को दिलवा दिया। बुढ़िया खुशी खुशी वो सेब लेकर घर चली गई, पर घर जाकर उसने देखा कि उसका पति तो तब तक मर चुका था। उसने सोचा तो अब मैं इस सेब को सजावट के लिए ही रख लूंगी, और उसने इसे खुली अलमारी में रख दिया। उस सेब में वो लड़की रहती थी। वो बुढ़िया रोज मंदिर में भजन करने जाती थी। जब वो भजन करने चली जाती तो वो लड़की उस सेब में से निकलती। वो बुढ़िया के लिए आग जलाती, घर साफ करती और उसके लिए खाना बनाती। खाना बनाकर उसकी मेज पर रख देती और फिर अपने सेब में चली जाती। बुढ़िया जब घर वापस आती तो अपना घर ठीक ठाक पाकर और खाना तैयार देखकर बहुत चकित होती। वो सोचती कि कोई अदृश्य शक्ति हमेशा उसकी मदद कर रही है और वो हर दिन मंदिर में भजन करती रही, अनअवेयर कि उसके पीछे एक जादुई दोस्त हमेशा उसकी रक्षा कर रहा है। महल में सब कुछ शांत दिखता था, लेकिन उस शांति के पीछे एक गहरी साजिश पल रही थी। अगर राजकुमार मर जाए तो सब कुछ मेरा होगा। मीरा अब राजकुमार की पत्नी थी, पर राजकुमार का मन कभी उसका नहीं लगा। वो हमेशा दूरी बनाए रखता था। मीरा के भीतर अब सिर्फ गुस्सा और सत्ता की हवस बची थी। एक रात मीरा ने राजकुमार के लिए दूध में जहर मिलाया। जैसे ही राजकुमार ने प्याला उठाया, हवा में हल्की हलचल हुई। अदृश्य शक्ति ने उसे बचा लिया। प्याला उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गया। जहर मिट्टी में समा गया और राजकुमार सुरक्षित रहा। ये कैसे हो सकता है? दूसरी साजिश। कुछ दिनों बाद मीरा ने महल की ऊंची सीढ़ियों पर तेल डाल दिया। उसका इरादा था कि राजकुमार फिसलकर मर जाए। राजकुमार जैसे ही सीढ़ियां उतरा, किसी अदृश्य शक्ति ने उसे हल्का सा पीछे खींचा। राजकुमार सुरक्षित उतरा। मीरा ने ये सब दूर से देखा और उसकी आंखें जल उठीं। मीरा ने एक सिपाही को पैसे देकर रात में हमला करवाने की साजिश रची। सिपाही तलवार लेकर राजकुमार के कमरे में घुसा। जैसे ही वार करने वाला था, उसकी तलवार किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई। सिपाही गिर पड़ा और बेहोश हो गया। राजकुमार फिर बच गया। मैंने कितनी बार कोशिश की, हर बार वो बच जाता है। आखिर कौन है जो मेरी हर चाल नाकाम कर देता है? मीरा को पता नहीं था कि सेब में रहने वाली लड़की अब भी अदृश्य रूप से राजकुमार की रक्षा कर रही थी। न कोई उसे देख सकता था, न सुन सकता था, पर उसकी मौजूदगी हर साजिश को नाकाम कर रही थी। मीरा अब घबरा चुकी थी और उसका हर प्रयास विफल हो रहा था। राजकुमार अनजान था कि उसके पीछे एक जादुई दोस्त हमेशा उसकी रक्षा कर रहा है। महल में अब मीरा को चैन नहीं था। दिन में वो रानी बनी रहती, लेकिन रात होते ही उसका साहस टूट जाता। कभी बिना हवा के पर्दे हिल जाते, कभी दिया अपने आप बुझ जाता। मीरा को लगने लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो वही सेब वाली लड़की है। वो अभी मरी नहीं, वो मुझे डरा रही है। राजकुमार को हर बार बचते देख मीरा और भी बेचैन हो उठी। उसकी हर साजिश नाकाम हो रही थी। मैंने कितनी बार कोशिश की, फिर भी हर बार राजकुमार बच जाता है। डर और गुस्से में एक रात मीरा चुपके से महल से निकली और जंगल के भीतर बसे एक तांत्रिक के पास पहुंची। तांत्रिक की आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। उसने मीरा को देखते ही मुस्कुराकर कहा, जिस ताकत से तू डर रही है वो अनजान जरूर है, पर अजेय नहीं। वो अदृश्य है, मेरे हर काम को बिगाड़ देती है। हर शक्ति को कैद किया जा सकता है,
मैं उसे तेरे लिए जल्द ही काबू में कर लूंगा। तांत्रिक की बातों से मीरा को थोड़ी राहत मिली। उसे लगा अब उसकी परेशानी खत्म हो जाएगी। उधर महल में राजकुमार सब कुछ देख रहा था। मीरा का बदला हुआ स्वभाव, उसकी घबराहट और उसका बार बार गायब होना। कुछ तो है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। लेकिन कोई सबूत ना होने के कारण राजकुमार चुप रहा। वो बस इंतजार करने लगा। इसी बीच तांत्रिक ने अपने मंत्रों से सेब वाली लड़की को पकड़ लिया। वो अदृश्य थी पर मंत्रों के घेरे में फंस गई। लोहे के एक जादुई पिंजरे में उसे कैद कर दिया गया। वो छटपटाई पर बाहर नहीं निकल सकी। ये सब हो चुका था, लेकिन मीरा को इसकी जरा भी खबर नहीं थी। उसे बस यही लग रहा था कि वो अनजान ताकत अब कमजोर पड़ रही है। मीरा नहीं जानती थी कि ये कैद एक नई शुरुआत है और सच्चाई अब धीरे धीरे महल की ओर बढ़ रही थी। एक दिन राजकुमार का मन बहुत व्याकुल था। महल में रहते हुए उसे घुटन सी महसूस हो रही थी। वो बिना किसी को बताए घोड़ा लेकर बाहर निकल पड़ा। चलते चलते वो बहुत दूर निकल गया। चारों ओर सन्नाटा था। तभी उसे दूर से किसी स्त्री की कमजोर सी चीख सुनाई दी। राजकुमार, मुझे यहाँ से निकाल लो। राजकुमार चौंक गया। उसने घोड़े को रोका और आवाज की दिशा में बढ़ा। वहाँ उसने देखा लोहे का एक पिंजरा और उसी पिंजरे में सेब वाली लड़की कैद थी। तो ये सच था, तुम ही हो सेब वाली लड़की। तुम ही हर बार मेरी रक्षा कर रही थी। लड़की कुछ बोल नहीं पाई। उसके सामने तांत्रिक ध्यान लगाकर बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसकी पीड़ा अब राजकुमार समझ चुका था। राजकुमार तुरंत महल लौटा। उसने मंत्रियों को सब कुछ बताया। तांत्रिक को उसी समय पकड़ लिया गया और बंदी बना दिया गया। पिंजरा टूट चुका था। लोहे की सलाखें जमीन पर पड़ी थीं और उनके बीच खड़ी थी वो स्त्री जिसे कभी इस महल की रानी बनना था। राजकुमार उसे देखता रहा। उसकी आंखों में हैरानी नहीं थी, बस एक अनजाना सा अपनापन था जो दिल को चुपचाप छू रहा था। अब समझ आया क्यों हर बार मौत मुझसे हार जाती थी। तुम ही हो जिससे मैंने बेइंतहा मोहब्बत की है और करता हूं और करता रहूंगा। मेरी अनामिका, इन आंखों ने उस दिन से बस इंतजार किया है जिस दिन तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, और मैं नहीं जानता था कि तुम हर बार मेरी रक्षा कर रही थी। सेब वाली लड़की की आंखें भर आईं। वो कुछ कह नहीं पाई। शायद शब्द उस दर्द के लिए छोटे थे जो उसने सहा था। मैंने कुछ मांगा नहीं, न नाम न पहचान, बस आपको जिंदा देखने के लिए सब सह लिया। राजकुमार का हाथ अपने आप आगे बढ़ गया। उसने धीरे से उसका कांपता हुआ हाथ थाम लिया। तुम ही मेरी पत्नी थी। तुम्हारी जगह एक धोखे ने ले ली और मैं पहचान नहीं पाया। उस पल सेब वाली लड़की टूट गई। उसने सिर झुका लिया, जैसे वर्षों का दर्द आंसुओं में बह निकला हो। जब मीरा ने मुझे मारा, तब भी मेरी आखिरी सोच आप ही थे। राजकुमार ने उसका हाथ और मजबूती से थाम लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। जिसे मौत भी मुझसे दूर न कर पाई, उसे अब कोई धोखा मुझसे अलग नहीं करेगा। हवा थम गई। समय जैसे रुक गया। आज जादू नहीं बोला, दिल बोले। वो अब सेब से निकली एक रहस्यमयी लड़की नहीं थी। वो लौट आई थी, अपने अधिकार, अपने प्रेम और अपनी पहचान के साथ। मीरा के सभी अपराध उजागर हुए और उसे कड़ी सजा दी गई, ताकि वो जीवन भर अपने कुकर्मों पर पछताती रहे। राज्य में फिर से न्याय और शांति स्थापित हुई। सेब वाली लड़की अपनी असली पहचान और अधिकार के साथ रानी बनी। राजा और रानी ने प्रेम, विश्वास और सम्मान के साथ जीवन भर सुख शांति में बिताया।